नमस्कार दोस्तों, साहित्य ज्ञान क्लासेस में हार्दिक स्वागत है आपका। आज के सत्र में हम अध्ययन कर रहे हैं इकाई 4 भारतीय नवजागरण की वैचारिक पृष्ठभूमि में गांधीवादी दर्शन। इससे पहले हम अंबेडकर दर्शन, लोहिया दर्शन का हम अध्ययन कर चुके हैं। आज का जो सत्र है हमारा विशेषकर गांधी जी की विचारधाराओं से संबंधित है कि गांधी जी की विचारधारा क्या है, गांधी जी ने किस प्रकार पश्चिमी विचारधाराओं का विरोध किया है, राजनीतिक विचार क्या थे उनके, आर्थिक विचार और सामाजिक विचार, गांधी जी की बुनियादी शिक्षा। तो आज के सत्र में जिसमें हम गांधीवादी दर्शन के अंतर्गत गांधी जी की विचारधारा, उनके किस प्रकार पश्चिमी विचारधाराओं का विरोध किया, उनकी बुनियादी शिक्षा से संबंधित तथ्यों का हम अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सत्र। ये यूजीसी नेट, सेट, असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षाओं में वैचारिक पृष्ठभूमि से संबंधित है। यहाँ से भी प्रश्न आते हैं कि गांधी जी की पुस्तक का क्या नाम है, गांधी जी ने कौन सी विचारधारा चलाई। तो इस प्रकार के प्रश्न परीक्षाओं में आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि गांधीवादी भारतीय राजनीतिक व्यवस्था पर असर डालने वाली सबसे महत्वपूर्ण विचारधारा है। जो राजनीतिक व्यवस्था है भारतवर्ष की, उस व्यवस्था पर सबसे ज़्यादा जो प्रभाव डाला है वो गांधी जी की विचारधारा ने डाला है। महात्मा गांधी, विनोबा भावे, जयप्रकाश नारायण आदि के विचार इसमें शामिल किए जाते हैं। तो जो गांधीवादी विचारधारा है जिसमें महात्मा गांधी जी तो हैं ही, इसमें विनोबा भावे, जयप्रकाश नारायण आदि के विचार भी सम्मिलित हैं साथ साथ में। गांधी जी ने हिंद स्वराज में अपने विचारों का व्यवस्थित प्रस्तुतिकरण किया है। तो कहाँ पर किया है? हिंद स्वराज में, वह इनकी एक पुस्तक है। बाकी स्थानों पर उनका लेखन कुछ बिखरा हुआ सा है। उनके विचारों पर ईसा मसीह, जैन दर्शन और जॉन रस्किन आदि का प्रभाव है। इसे उन्होंने खुलकर स्वीकार भी किया है। गांधीवादी विचारधारा की प्रमुख विशेषताएं हैं। सबसे पहले गांधी जी की विचारधाराओं, जो गांधी जी के विचारधाराओं से प्रभावित क्या है, उन्होंने सर्वप्रथम पश्चिमी विचारधाराओं का विरोध किया है। गांधी जी पश्चिमी सभ्यता तथा पश्चिमी विचारधाराओं को प्राय अस्वीकार करते हैं। उनके समय में सोवियत संघ में समाजवादी प्रणाली चल रही थी, किंतु उन्होंने उसे इसलिए खारिज कर दिया था, एक तो वह हिंसा, वायलेंस पर आधारित थी और दूसरे तानाशाही के कारण उसने राज्य को इतनी शक्ति प्रदान कर दी थी कि व्यक्ति की स्वतंत्रता खतरे में पड़ गई थी। क्या था? हिंसा के तो गांधी जी विरोधी ही रहे हैं। तो जो विचारधारा वहाँ पर चल रही थी तो उसको उन्होंने इसलिए भी खारिज कर दिया, यानी समाप्त कर दिया कि वह हिंसा से संबंधित थी। गांधी जी हिंसा के विरोधी थे। उन्होंने अमेरिका और पश्चिमी यूरोप में प्रचलित पूंजीवादी व्यवस्था को भी अनुचित बताया। पूंजीवादी व्यवस्था वही कि व्यक्ति, जो उच्च वर्ग का व्यक्ति है, पूंजीपति वर्ग है, वो पूंजीपति गरीबों का शोषण करता है, उन पर अत्याचार करता है, उन पर अधिकार जमाता है। तो उन्होंने उस पूंजीवादी व्यवस्था का भी विरोध किया है और उन्होंने उसे अनुचित बताया, क्योंकि वह मनुष्य की आवश्यकताओं को कम करने की बजाय उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाती हैं, जिससे समाज में अशांति फैलती है और प्रकृति का शोषण होता है। उनका स्पष्ट मानना था कि हमें प्रकृति का उतना ही दोहन करना चाहिए जिससे हमारी न्यूनतम आवश्यकताएं पूरी हो जाएं, उससे अधिक नहीं। तो गांधी जी की एक विचारधारा यह भी थी कि व्यक्ति को, समाज को, मनुष्यों को प्रकृति का दोहन नहीं करना चाहिए। उनका कहना था कि हमें उतना ही दोहन करना चाहिए जिससे हमारी जो भौतिक मौलिक आवश्यकताएं वो पूरी हो जाए, अन्यथा कोई भी व्यर्थ न हो। उनका प्रसिद्ध कथन है कि प्रकृति सभी मनुष्यों की सभी आवश्यकताओं को पूरा कर सकती है, पर लालच को नहीं। तो ये कथन भी आते हैं परीक्षाओं में कि बताइए ये कथन किस विद्वान का है। तो ये महात्मा गांधी का कथन है। वे औद्योगिक प्रणाली, इंडस्ट्रियल सिस्टम का भी समर्थन नहीं करते, क्योंकि भारत जैसे देशों में उसमें बेरोजगारी को बढ़ावा मिलता है तथा वह केंद्रीकरण की प्रवृत्ति को बढ़ाती है। यानी क्या होगा, जब औद्योगिकीकरण हुआ
उसमें बड़े बड़ी मशीनों का आविष्कार हुए तो क्या हुआ, व्यक्ति बेरोजगार हो गया। जहाँ 50 मनुष्य काम करते थे उस जगह 10 मनुष्यों को ही बाकी काम क्या हुआ, मशीनों ने कर दिया। तो क्या हुआ, व्यक्ति बेरोजगार हो गए 40। तो गांधी जी भी उस विचारधारा के विरोधी थे। वो कहते थे कि हमें औद्योगिकरण नहीं करना है, मनुष्यों को हाथ से काम करने दो, कुटीर उद्योग अपनाओ, रोजगार अपनाओ, यानी सभी व्यक्तियों के पास काम हो, सभी अपना जीवन आसानी से जी सकें। उन्होंने तकनीक को ज़्यादा महत्व दिए जाने का भी विरोध किया है। तकनीक यानी टेक्निक, कि जब जब नई टेक्नोलॉजी आती है तो क्या होता है, पुराने व्यक्ति पुरानी टेक्नोलॉजी फेल हो जाती है, वो पसंद नहीं की जाती। तो उन्होंने तकनीक को भी ज़्यादा उसका विरोध किया है और कहा है। हालांकि अपने अंतिम समय में वे तकनीक के उतने विरोधी नहीं रहे। वे मानने लगे थे कि जो तकनीकें बेरोजगारी को नहीं बढ़ाती हैं उन्हें स्वीकार करने में कोई समस्या नहीं है। तकनीकल टेक्नोलॉजी, नई नई टेक्नोलॉजी आई, नई नई चीज़ों के आविष्कार हुए। तो जहाँ व्यक्ति काम करता था वहाँ मशीनों का आविष्कार हो गया, तो मशीनें काम करने लगी, तो व्यक्ति बेरोजगार हो गया। तो गांधी जी यही चाहते थे कि मशीनों का अधिक प्रयोग न करके व्यक्ति ही उस काम को करे। गांधी जी की राजनीतिक विचारधारा क्या है उसके बारे में हम थोड़ा अध्ययन करेंगे। यहाँ पर राजनीतिक व्यवस्था के स्तर पर महात्मा गांधी सोवियत संघ की तानाशाही के भी विरोधी थे। वे जर्मनी व इटली में नाजीवाद व फांसीवाद के नाम पर चल रहे अधिनायकवादी या तानाशाही मूलक शासन तंत्र के भी खिलाफ थे, क्योंकि ये सभी व्यवस्थाएं व्यक्ति की स्वतंत्रता को चोट पहुंचाती हैं। जर्मनी व इटली में नाजीवाद व फांसीवाद के नाम पर अधिनायकवादी व्यवस्थाएं चल रही थी, तानाशाही यानी। तो उसका सभी क्या, वो कहते हैं कि व्यक्ति की स्वतंत्रता, जितनी व्यक्ति को स्वतंत्रता है उतनी ही प्रदान हो। अगर ज़्यादा हो जाए तो क्या होता है, व्यक्ति को भी उसकी हानियों का भी सामना करना पड़ता है। इंग्लैंड और अमेरिका में प्रचलित उदार लोकतंत्र, लिबरल डेमोक्रेसी भी उन्हें अस्वीकार था, क्योंकि उसमें 51% लोगों के समर्थन के आधार पर 49% की आवाज़ के दबने की संभावना बनी रहती है ना। जहाँ पर 50 लोगों की आवाज़ का समर्थन दिया है और 10-20 लोग ऐसे भी हैं जो उस समर्थन को स्वीकार नहीं करते, उस आवाज़ को, तो क्या होता है, वो आवाज़ दब जाती है। डेमोक्रेसी जहाँ पर होती है। गांधी जी ऐसी व्यवस्था चाहते थे जिसमें समाज के सबसे कमज़ोर व्यक्ति की चिंता भी की जाए। कमज़ोर यानी ताकत से कमज़ोर नहीं, आर्थिक रूप से कमज़ोर, सामाजिक रूप से कमज़ोर, जो बहुत उच्च पद पर नहीं है, आम साधारण जनता है, मनुष्य हैं, साधारण मनुष्य जिनके पास बहुत अच्छे रोजगार के साधन नहीं है, उनके लिए भी गांधी जी ने अपनी चिंता व्यक्त की है। उसे सिर्फ इसलिए नहीं छोड़ देना चाहिए कि बहुमत में नहीं है, यानी बहुमत यानी व्यक्ति के पास सम्मान, धन प्रतिष्ठा नहीं है, व्यक्ति अपना साधारण जीवन जी रहा है। तो गांधी जी की विचारधारा थी कि उस साधारण व्यक्ति को भी समाज में अपना साधारण जीवन जीने का अधिकार है और समाज और व्यक्ति उस व्यक्ति की भी चिंता करे जो सबसे कमजोर वर्ग का है। उदार लोकतंत्र के प्रति उनके विरोध की दूसरी वजह यह भी थी कि इसमें सभी दल सिर्फ अपने हितों को महत्व देते हुए सौदेबाजी करते थे। इस बात से उन्हें सरोकार नहीं रहता कि पूरे समाज के लिए क्या उचित है। इसीलिए उन्होंने ब्रिटिश संसद को व्यंग्य की भाषा में मछली बाजार भी कहा है। एक मछली बाजार कहा है उन्होंने। वहां पर क्या था कि सभी दल क्या है, अपने अपने स्वार्थ की चिंता करते हैं, अपने हित की, अपने लिए अपना भला सोचते हैं, अपना हित सोचते हैं, कोई किसी की नहीं सुनता। तो उन्होंने क्या कहा है उसको, मछली बाजार। ब्रिटिश संसद में उनको उसमें मछली, क्योंकि वहाँ क्या है कि एक मत नहीं है, सभी अलग अलग बातें कर रहे हैं, अपने अपने स्वार्थ की चिंता करते हैं। तो मछली बाजार में इस प्रकार होता है ना, जिसकी मछली जितने तेज दामों में बिक जाए तो वो हिसाब से करते हैं। तो वही उन्होंने उसको उदाहरण दिया है। गांधी जी ऐसी राजनीतिक व्यवस्था चाहते थे जिसमें राज्य की शक्ति कम से कम हो। वे जानते थे कि हर व्यक्ति का स्वधर्म अलग होता है और उसे आत्मिक उन्नति के लिए स्वतंत्रता की जरूरत होती है।
जब राज्य की शक्तियां बढ़ती हैं तो ऐसे राज्य में नियम थोपने का प्रयास करता है जिनसे सभी व्यक्तियों को कुछ यांत्रिक नियमों के अनुसार एक जैसा समरूप जीवन जीने के लिए बाध्य होना पड़ता है। उनका कहना है कि जब एक सी व्यवस्था लागू हो जाती है वहाँ पर, तो व्यक्तियों को यांत्रिक यानी एक समान यंत्रों के समान व्यक्तियों को वहाँ पर जीना पड़ता है। उन्हें अपने स्वधर्म के अनुरूप जीवन जीने का अवसर नहीं मिल पाता। उनकी दृष्टि में सबसे बेहतर अवस्था वह होगी जब राज्य या राजनीतिक ढांचे की जरूरत खत्म हो जाए और सभी लोग आपसी समझदारी से काम चला लें। इस विचारधारा को अराजकतावाद कहा जाता है और इस बिंदु पर महात्मा गांधी और कार्ल मार्क्स परस्पर सहमत हैं। उनका कहना है कि व्यवस्था ऐसी हो जहां पर व्यक्ति आपसी समझदारी से काम करें, राजनीतिक ढांचा यानी समाज की जो व्यवस्था है, राजनीतिक ढांचा है, वो खत्म हो जाए और सभी अपने अनुसार अपना जीवन जिएं। महात्मा गांधी जानते थे कि राज्य का निषेध करना बहुत आसान या व्यवहारिक नहीं है, इसीलिए व्यवहारिक तौर पर उन्होंने ऐसे राज्य की वकालत की जो कम से कम शासन करता हो। उनका यह विचार अमेरिकी चिंतक हेनरी डेविड थोरो से प्रभावित था। महात्मा गांधी जी ने देखा, भारतवर्ष को भी देखा, यहाँ की व्यवस्थाएं देखी, पाश्चात्य जो ब्रिटिश संसद है वहाँ को भी देखा, इंग्लैंड, अमेरिका, बहुत सारे देशों को भी देखा और वहाँ की राजनीतिक व्यवस्थाएं भी देखी और देखा कि किस प्रकार आम जनजीवन प्रभावित है, वो उस व्यवस्था में नहीं चल पा रहा। तो गांधी जी कहते हैं कि व्यवहारिक तौर पर ऐसे राज्य की वकालत की जो कम से कम शासन करता हो, यानी व्यक्तियों के ऊपर राज्य का शासन कम हो, व्यक्ति अपने अनुसार अपना जीवन जी सके। ये अमेरिकी चिंतक हेनरी डेविड के ये विचार थे और इनसे महात्मा गांधी काफ़ी प्रभावित हुए। गांधी जी एक ऐसी राजनीतिक संरचना चाहते थे जो अधिक से अधिक विकेंद्रीकृत हो। स्थानीय स्वशासन उनकी दृष्टि में इसका सर्वश्रेष्ठ तरीका था। वे चाहते थे कि ग्रामीण पंचायतों को अधिक से अधिक शक्तियां मिलनी चाहिए, यानी उनका कहना है कि व्यक्ति के पास, जैसे छोटे गांव, भारतवर्ष क्या है, ग्राम प्रधान देश है, छोटे गांव हैं, तो गांव की जो शक्तियां हैं, गांव का जो शासन है वो गांव से ही संचालित हो, शहरों से ना। कस्बे हैं तो कस्बों में इस प्रकार की पंचायत हो, वो वहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं वो यहीं तक सीमित रहें। तो शक्तियां हों गांव के पास, पंचायतों के पास। ऊपरी संरचना यानी ऊपर से कहते हैं ना, ये काम तो ऊपर से होगा, ऊपर से कहते हैं बड़ी संस्था करेगी या कोई और कार्य करेगा, तो नहीं। उनका कहना है कि पंचायतों, गांव की जो शक्तियां हैं, ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत, उनके पास इतनी शक्तियां हों कि ग्राम का विकास कर सकें, यहाँ के लोगों की सुख सुविधाओं का ध्यान रख सकें, वहाँ की व्यवस्था जो उचित है उसको कर सकें, उनको अधिकार हो उस कार्य को करने के। ऐसा नहीं है कि ये तो चुनाव होंगे, जब ऊपर से होगा तब ये नालियां बनेंगी, तब सड़कें बनेंगी, तब काम होगा। अगर कोई गांव में प्रधान है या गांव का पंचायत का सदस्य है, उसे दिख रहा है कि अमुक गांव का व्यक्ति है, उससे परेशानी है, तो उसकी वो सहायता करे। गांव में किसी प्रकार की जो असुविधाएं हैं उनका भी वो देखभाल करे। तो गांधी जी का यही कहना है कि ग्रामीण पंचायतों को अधिक से अधिक शक्तियां मिलनी चाहिए, ऊपर की शक्ति संरचना नीचे से निर्धारित होनी चाहिए। आगे चलकर जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया ने उनके इसी विचार को विस्तृत रूप प्रदान किया। भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में भी उनके इस विचार को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। महात्मा गांधी जी के आर्थिक विचार कि अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में गांधी जी के विचार अपने समय के अधिकांश विचारकों से अलग थे। ये विचार भारतीय आध्यात्मिक परंपरा और समाजवादी मूल्यों के समन्वय से बने थे। उदाहरण के लिए वे मानते थे कि व्यक्ति को तब तक भोजन करने का अधिकार नहीं मिलता जब तक वह पर्याप्त श्रम न करे। महात्मा गांधी कहते हैं कि व्यक्ति को श्रम करने के पश्चात ही भोजन ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि भोजन बिना श्रम के भी पचता नहीं है। वे औद्योगिक उत्पादन प्रणाली के स्थान पर ग्रामीण स्वावलंबी अर्थव्यवस्था को उचित मानते हैं। उनका कहना है कि बड़ी बड़ी मशीनों को, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों को लगाने से अच्छा ये है कि ग्रामीण स्वावलंबी, यानी एक गांव में इस प्रकार का कुटीर उद्योग धंधे या कोई इसी प्रकार की व्यवस्था की जाए कि हर मनुष्य
हाथ से काम करे और उसको रोजगार प्राप्त हो, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति अपना श्रम करेगा। ग्रामीण समाज कुल उत्पादन में उसकी ज़रूरतों के अनुसार संसाधन रिसोर्सेज उसे देगा तथा प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकताएं बहुत कम होंगी। यानी मशीनों के आविष्कार से वो बचते थे। उनका कहना है कि बड़ी बड़ी मशीनें, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां न लगाई जाएं, छोटे छोटे उद्योग धंधे स्थापित किए जाएं, जिससे व्यक्ति हाथों से काम करेगा, अपना श्रम देगा, यानी अपना योगदान देगा काम में, और सबको उनकी आवश्यकता के अनुसार मेहनत करनी चाहिए और उनको उसका अर्थ प्राप्त होगा, जिससे उनका जीवन आसान होगा। गांधी जी ने मार्क्सवादियों की तरह निजी संपत्ति, प्राइवेट प्रॉपर्टी का विरोध नहीं किया और न ही उत्पादन के साधनों पर राज्य के स्वामित्व की वकालत की, क्योंकि इन प्रक्रियाओं में न सिर्फ अत्यधिक हिंसा शामिल होती है बल्कि राज्य की शक्तियां भी बहुत अधिक बढ़ जाती हैं। उनका विश्वास हृदय परिवर्तन के सिद्धांत में था और उसी के अनुरूप उन्होंने न्यायशीलता को सिद्धांत प्रस्तुत किया है। इस सिद्धांत के मुताबिक पूंजीपतियों को उनके संपत्ति से वंचित तो नहीं किया जाएगा, किंतु पूंजीपतियों को अपना दायित्व बनता है कि वे खुद को अपनी संपदा का मालिक नहीं, सिर्फ न्यासी समझें। यानी वो कहते हैं कि पूंजीपतियों को यह अधिकार नहीं है कि उनके पास जो पैसा है कि उस पैसे को अपना मालिक समझें, अपने आप को उस पैसे का वो सिर्फ समझें कि हम एक ट्रस्टी हैं, हमारे पास ये पैसा सिर्फ यहाँ रखा हुआ है, और अपनी ज़रूरत भर उपभोग कर लेने के बाद शेष सारा धन समाज के वंचित वर्गों के कल्याण में वह लगाएं। पर ऐसा नहीं होता, व्यक्ति सिर्फ अपने ही बारे में सोचता है। गांधी जी के सामाजिक विचार हैं कि गांधी जी समाज संबंधी विचार को भी भारतीय राजनीति में काफ़ी चर्चित रहे हैं। उनके समाज संबंधी विचार, समाज से संबंधित, वे धर्म को अत्यधिक महत्व देते थे और धर्मनिरपेक्षता के विचार से असहमत थे। उनका मानना था कि धर्म तो संपूर्ण नैतिकता का आधार है, यदि हम उससे निरपेक्ष हो जाएंगे तो नैतिकता कैसे बचेगी। इसीलिए उन्होंने कहा था कि धर्म विहीन राजनीतिक तथा धर्म विहीन अर्थव्यवस्था मृत देह के समान है। तो यहाँ पर ये कोटेशन दिख रही है, ये महत्वपूर्ण है, इनसे भी प्रश्न आते हैं। जिन्हें जला दिया जाना चाहिए। वे मानते थे कि भारत के लिए धर्मनिरपेक्षता नहीं, स्वधर्म संभाव, यानी अलग अलग धर्मों में विभाजित नहीं, सभी धर्मों को मिलकर एक साथ रहने की आवश्यकता है, नहीं सांप्रदायिकता है। गांधी जी वर्ण व्यवस्था के समर्थक थे और उसे प्राकृतिक मानते थे। उनका मानना था कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने वर्ण के अनुसार ही कार्य करना चाहिए, क्योंकि वर्ण व्यवस्था श्रम विभाजन की एक आदर्श प्रणाली है। गांधी जी कहते हैं कि वर्ण व्यवस्था उचित है। वर्ण के आधार पर व्यक्तियों में जो कर्म का विभाजन हुआ है, श्रम के अनुसार उनका कार्य सही है। डॉक्टर अम्बेडकर के मन में उनके इस विचार के प्रति जबरदस्त विरोध था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर वर्ण व्यवस्था का विरोध करते हैं। वो ज्ञान का वो करते हैं, विचार मानते हैं कि जो व्यक्ति ज्ञानी है, जिस व्यक्ति ने जितना उसको प्राप्त किया है, ज्ञात हो कि गांधी जी वर्ण व्यवस्था के समर्थक होकर भी अस्पृश्यता तथा जातिगत भेदभाव के विरोधी थे। वे विभिन्न जातियों के सामूहिक भोजों तथा अंतरजातीय विवाहों का समर्थन करते थे, ताकि जाति व्यवस्था हिंदू समाज से खत्म हो जाए। वर्ण व्यवस्था का तो गांधी जी ने समर्थन किया है, पर सभी जातियों को साथ मिलकर रहने का, साथ मिलकर काम करने का, साथ मिलकर अपने समाज को उन्नति करने का आह्वान किया है। उनको चेतना प्रदान की है कि व्यक्ति भारतवर्ष में सभी व्यक्ति साथ मिलकर रहें और सभी एक साथ मिलकर अपनी उन्नति करें। गांधी जी परिवार व्यवस्था के समर्थक थे और शिक्षा के क्षेत्र में बुनियादी शिक्षा, बेसिक एजुकेशन, उनके विचारों का सार्थत्य थी कि गांधी जी ने बुनियादी शिक्षा दी है। उनका मानना था कि बच्चों को कोरी सैद्धांतिक शिक्षा देने के स्थान पर उनमें उचित मूल्यों यानी वैल्यूज तथा दक्षताओं, स्किल्स के विकास पर बल दिया जाना चाहिए। यानी बच्चों को क्या हो, उनको मॉरल वैल्यूज पता हो, बच्चों को वैल्यू क्या है, और स्किल्स यानी हाथ की दक्षता, कि हर व्यक्ति को उचित नौकरियां प्राप्त नहीं हो सकती उचित, तो उनको क्या है, एक हाथ की कलाकारी आना चाहिए। तो उससे क्या होगा, बच्चा अपने जीवन में कभी भूखा नहीं रहेगा, वह हाथ का कारीगर होगा तो अपने लिए उचित कार्य कर लेगा।
चाहे बल दिया जाना चाहिए शिक्षा राष्ट्रभाषा नेशनल लैंग्वेज में होनी चाहिए, विदेशी भाषा में नहीं। उनका कहना है कि जो शिक्षा है वो राष्ट्रभाषा में हो, जरूरी नहीं है कि विदेशी भाषाओं में ही शिक्षा प्राप्त हो तभी व्यक्ति उन्नति कर पाए। अपनी भाषा में भी व्यक्ति को अपनी भाषा में अपनी उन्नति करनी चाहिए। तो आज के सत्र में इतना ही। हमने गांधी जी के विचारों को अध्ययन किया, किस प्रकार गांधी जी ने आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विचारधाराएं दी, समाज को व्यवस्थाएं प्रदान की, उन्होंने व्यक्ति की उन्नति का मार्ग प्रशस्त किया है कि बड़े बड़े उद्योगों से नहीं, व्यक्ति कुटीर उद्योग धंधों से, छोटे धंधों से, छोटे कार्यों से भी अपने जीवन में उन्नति कर सकता है, सभी को रोजगार प्राप्त हो। उनका जो विचार थे कि समाज में सभी व्यक्तियों को समान अधिकार प्राप्त हों। तो आज के सत्र में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए। आगे के सत्रों में जुड़े रहिए। धन्यवाद।